आज हम बात करेंगे जनता के मैंडेट की। बात करेंगे देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या मोदी तीसरी बार लेंगे शपथ या कोई और? कौन कौन है दावेदार? हम बात करेंगे किंग और किंग मेकर की। आखिर राम मंदिर का मुद्दा कारगर क्यों नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा होगी। वक्त है हमारे कार्यक्रम वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स का। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल जी। आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार मोना। आज ललित अग्रवाल जी हमें विस्तार से इन सभी मुद्दों पर बताएंगे। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजनीति की। सर, तेजस्वी यादव ने जमकर प्रचार किया, लेकिन रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बोला इस बार का चुनाव समझिए जनता बनाम सत्ता पक्ष का था। आपने सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव ने प्रचार तो किया, जमकर प्रचार किया, भीड़ भी बहुत आई, लेकिन जितनी सीटों की उम्मीद थी उतनी नहीं मिली। 26 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव में लड़ी थी। 3 सीटों को उसने उसी में से वीआईपी पार्टी को, मुकेश सहनी को दे दिया था। इन 26 को मिलाकर देखें तो 4 ही सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत पाई, यानी मात्र 15% का स्ट्राइक रेट रहा, जो काफ़ी कम है। क्योंकि कांग्रेस के देखें तो 9 सीटों में से कांग्रेस ने 3 जीत ली, यानी 33% का स्ट्राइक रेट। सीपीआई ने 3 में से 2 जीत ली, यानी 66% का स्ट्राइक रेट। लेकिन आरजेडी ने मात्र 15% की स्ट्राइक हासिल की, जबकि पूरे बिहार की कमान अकेले तेजस्वी यादव संभाल रखे थे। उन्होंने कम से कम 200 सभाएं की थी। भीड़ भी बहुत थी, जमकर नारे भी लग रहे थे। ऐसा लग भी रहा था कि इस बार बीजेपी के तेजस्वी यादव हवा टाइट कर देंगे, वो बोल भी रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने 12 सीटें और आरजेडी ने और जदयू ने भी 12 सीटें हासिल की। आखिर कारण क्या रहा? देखिए, कारण थोड़ा डीप जाना होगा। कारण आरजेडी या तेजस्वी यादव ने प्रचार तो जबरदस्त किया, लेकिन उनकी सोशल इंजीनियरिंग और जो उनकी राजनीतिक समझ है वो कुछ कम नजर आई। प्रत्याशियों का जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन उनका शायद कमजोर रहा। जबकि इसके विपरीत अगर देखें तो जदयू के जो नीतीश कुमार हैं, उनकी राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा बेहतर थी। उनकी सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। प्रत्याशियों का चुनाव भी उन्होंने अच्छा किया था। तो 16 में से 12 सीटें उसने जीत ली, यानी 66% का स्ट्राइक रेट उनका रहा, बीजेपी से भी बेहतर। तो आप कह सकते हैं कि अगर आरजेडी को आने वाले वक्त में, तेजस्वी यादव के पास बहुत बड़ा भविष्य है, उज्जवल भविष्य, 34 साल की उम्र है, अभी वो कम से कम 40-45 साल तक राजनीति कर सकते हैं, तो उनको इन सब मुद्दों पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक लोगों से उठकर लायक प्रत्याशियों को टिकट देनी होगी, सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान देना होगा और जनता से जुड़े लोगों को आगे लाना होगा। नहीं तो फिर मुश्किल है। और हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उम्र काफ़ी अभी कम है, धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी तो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अगला चुनाव जो 2025 नवंबर में बिहार विधानसभा का होना है, उसमें उनका रिजल्ट अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर होगा। मोना सर, इस बार जनता ने किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं दी है। इस बार जो परिणाम आए हैं उसमें मोदी किंग तो हैं, लेकिन उनके साथ 2 किंग मेकर हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे? मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल आज की राजनीति में, आज माहौल में दिखाई पड़ रहा है। मोदी के बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मोदी 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात में, और तब 3 बार मुख्यमंत्री रहे सिंगल मेजोरिटी के साथ, 2 बार प्रधानमंत्री रहे सिंगल मेजोरिटी के साथ। उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलाने की आदत ही नहीं है। अनुभव की बात तो छोड़ दीजिए, चलाने की आदत ही नहीं है। तो अगर इस बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं तीसरी बार, तो कोलिशन गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट चलाना मोदी के लिए काफी मुश्किल होगा। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, आप देखिए, तो इसमें किंग मेकर आपने ठीक कहा, एक नीतीश कुमार जिनको 12 सीटें आई हैं, और दूसरे चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में उनको 16 सीटें आई हैं।
तेलुगु देशम पार्टी के। ये दोनों बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं इस सरकार में। आपको समझना हो कि मोदी को क्या क्या, मतलब मोदी इस कोलिशन गवर्नमेंट को बनने में क्या क्या दिक्कतें आएगी। नीतीश कुमार एक सोशल समाजवादी नेता हैं, सोशलिस्ट नेता हैं। और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, वो भी मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए चंद्रबाबू नायडू के। नीतीश कुमार के बारे में तो सब लोग जानते हैं, हम लोग बिहार के लोग। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बारे में हम आपको बता देते हैं। उम्र में वो मोदी से 5 महीने बड़े हैं। उनकी उम्र 74+ हो चुकी है और अनुभव भी उनको काफी अच्छा है। 1995 में वो पहली बार आंध्रा के मुख्यमंत्री बने थे और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 2014 में फिर जीते, लेकिन 2019 में हार गए। पिछली बार आज से लगभग 8-10 महीना पहले सितंबर 2023 में उनको ऐसा कहते हैं कि मोदी सरकार ने जेल भेजा, लेकिन 2 महीने वो जेल गए थे। कौशल योजना में घोटाले को लेकर 2 महीने वो जेल भी रहे हैं। और मुस्लिम आरक्षण उनका सबसे पहला मुद्दा है। उन्होंने आंध्रा में ऐलान भी किया और इसी मुद्दे को लेकर उनको इतना भारी जनादेश भी मिला। तो सवाल अब 2 विपरीत धाराओं का है। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना चाहती है और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर हैं। 2002 में आपको मैं पहले बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू 1970 में कांग्रेस के ही थे। 1982 में उनके ससुर एनटी रामाराव बहुत प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे और उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी। 1982 में वो तेलुगु देशम में आ गए थे। हालांकि शुरुआती दौर में वो अपने ससुर के विरोधी रहे थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद 1982 में उन्होंने तेलुगु देशम ज्वाइन कर ली और 1995 में उन्होंने सत्ता पलट करके खुद मुख्यमंत्री वो बन गए। तो अब है कि उनकी 2 खास बात है। वो एक आधुनिकीकरण के भी पक्षधर है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी छवि समाजवादी नेता के रूप में भी है। वो मुस्लिम आरक्षण के समर्थक है और इसी बिना पे इस बार उनको आंध्रा में सरकार भी मिल गई है। जो असेंबली इलेक्शन था उसमें 3/4 मेजोरिटी मिली है। 175 में 135 सीटें वो जीत गए हैं और 25 आंध्रा की सीटों में से 16 सीटों की लोकसभा सीटें भी उन्होंने जीती, यानी भारी बहुमत। अब सवाल है कि जिस आधार पर उनको बहुमत मिला वो उसको छोड़ तो नहीं सकते। तो उनको तो मुस्लिम आरक्षण से कॉम्प्रोमाइज वो करेंगे नहीं। और 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, मैं मोना को बताऊं, जो गुजरात गोधरा कांड बहुत चर्चित है देश में, तो उस पर वर्तमान मोदी जी प्रधानमंत्री पर आरोप भी लगा था गोधरा कांड को लेकर। इसी मुद्दों को लेकर वो एनडीए से छोड़ के, उस समय एनडीए में थे तो छोड़ के चले भी गए थे। 2019 में भी वो एनडीए में थे, लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था। तब सवाल है कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई बार एनडीए छोड़ दिया, क्या उनकी शर्तों के आधार पर मोदी सरकार चला पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बन सकता है कि चंद्रबाबू नायडू एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अगर मोदी की बात करें तो मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की राह में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं? मुश्किलें बहुत है मोना, बहुत है मुश्किलें मोना। एक एक करके हम बताते हैं आपको। पहले तो अभी मैंने चंद्रबाबू नायडू के बारे में आपको बताया, वो तो सबसे बड़ी मुश्किल है। दूसरी मुश्किल नीतीश कुमार भी है। आप पूछिए कैसे? आप देखिए नीतीश कुमार की हम पहले राजनीतिक समझ की बात करते हैं। वो बहुत मेच्योर मंझे हुए राजनेता है। अब देखिए 45 सीट मात्र विधानसभा में, तब भी 10 साल से एकदम सत्ता खूब आराम से चला रहे हैं। ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग भी उनकी जबरदस्त है। मतलब हम कह सकते हैं कि भले ही लोग उनको पलटू चाचा बोल दे, अल्टू बोल दे, जो बोलना बोले, लेकिन बिहार में उनके जैसा राजनेता नहीं है। जबरदस्त पकड़ है, लोगों में लोकप्रिय भी है। उन्होंने महिलाओं को भी अपना भक्त बनाया, कि महिलाओं के लिए काम भी किया, मुस्लिम लोगों के लिए भी काम किया और बिहार का नक्शा भी बदलने में उनकी अहम भूमिका रही है। जब 2005 में आने के बाद सड़क, बिजली, तो उन्होंने जो परिवर्तन बिहार का किया, भले ही लोग पलटू राम बोलते रहे, लेकिन उनके किए काम को लोग भूलते नहीं है। लेकिन आगे चल के जो ज्वाइंट गवर्नमेंट होती है, जो अलायंस पार्टनर होता है, उसके दबाव के कारण वो उतना अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन खुद वो एक अच्छे नेता, सफल नेता रहे हैं। तो आपको थोड़ा बेग जाइए, 2014 में जब मोदी सरकार
जब सरकार बीजेपी की जीती थी चुनाव, तो उसमें जब मोदी के प्रधानमंत्री को बनने का नाम आया तो उन्होंने विरोध किया था इसका। उनकी भी महत्वाकांक्षा थे कि भी हमें प्रधानमंत्री बनो, इसी को लेकर उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन वो बन नहीं पाए। बीच बीच में कई बार ऐसा लगा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाए। आपने सुना हो कि इंडिया अलायंस भी उन्होंने ही बनाया था, और इंडिया अलायंस में संयोजक का पद वो चाहते थे, लेकिन नहीं बनने से उन्होंने इंडिया अलायंस ही छोड़ दिया। इससे आप अंदाजा लगाए कि उनकी महत्वाकांक्षा कितनी अधिक है। तो हो सकता है, इसमें आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि नीतीश कुमार का भी नाम प्रधानमंत्री के रूप में आ जाए, कारण कि वो नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो इंडिया गठबंधन के लोगों को भी मंजूर होगा और बीजेपी के लोगों को भी, बाकी लोगों को भी, एक घटक है उसको भी मंजूर होगा। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ भी बहुत अच्छी है, सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी है, और उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका बनेगा वो भी सब लोगों को मंजूर होगा। तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि नीतीश कुमार भी बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार भी अब मोदी के राह में एक मुश्किल बनेंगे। तीसरी मुश्किल की बात करते हैं, सबसे बड़े एक और महत्वपूर्ण मुश्किल, आरएसएस। आरएसएस का नाम कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। आरएसएस से पिछले 2-3 सालों में देखा गया कि मोदी जी की और अमित शाह की बनती नहीं है, तो आरएसएस भी चाहेगा कि मोदी नहीं बने, उनकी जगह कुछ तीसरा बने। तो ये 3 बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन अब आगे आगे देखिए क्या होता क्या है। आप थोड़ा देखिए कि कल से क्या हो रहा है। जल्दी बीजेपी वाले बैठक कर रहे हैं। अभी पता चला कि वो 8 तारीख को संभव हो सकता है 8 तारीख को मोदी जी शपथ ले लें। तो इनके हड़बड़ी से आप अंदाजा लगाइए कि उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मुश्किल आएगी, इससे जल्दी से शपथ ग्रहण ले लो। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, देखिए 2-3 दिनों में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। आपने एक नीतीश कुमार का नाम लिया, अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो किसके, नीतीश कुमार के अलावा और किन नामों पर चर्चा हो सकती है? ऐसे मोटे तौर पर देखें तो मुना 3-4 नाम हैं। पहले तो मैंने आपको चंद्रबाबू नायडू तो नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, ये तो तय है, वो आंध्र प्रदेश छोड़ के नहीं आएंगे। वो भले कोई अच्छा मंत्रालय ले लें, या वित्त ले लें, या गृह ले लें, या रक्षा ले लें, लेकिन वो प्रधानमंत्री का दावा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से आंध्र का मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा मेजोरिटी मिला है, तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार तो नहीं बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार है नंबर 1, तो ये हो गए। अब आरएसएस की भूमिका भी इसमें रहने वाली है, तो आरएसएस की ओर से भी 2-3 नामों पे चर्चा हो सकती है। हम आपको बताते हैं, एक नाम होगा राजनाथ सिंह। आरएसएस की ओर से एक नाम आएगा, तो राजनाथ सिंह एक ऐसा नाम है जो मोदी को भी मंजूर होगा और आरएसएस को भी। दूसरा नितिन गडकरी। 2 नंबर पे मैं उनको इसलिए रख रहा हूँ कि नितिन गडकरी मोदी को कम मंजूर है, लेकिन आरएसएस की ज्यादा पसंद है, इसलिए नितिन गडकरी भी एक नाम होगा। एक और शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 8 लाख से अधिक वोट से जीता है, वो भी आरएसएस के काफी पसंद है, हो सकता है मोदी भी उनको मंजूर कर ले। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी इन नामों पर चर्चा होती है या नहीं होती है, या मोदी समझौता करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन रास्ते खुले हैं, संभावनाएं सारी है, कोई भी बन सकता है। शेयर मार्केट को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर ये मामला क्या है? ये बहुत एक गहरा मामला है, बहुत ही बड़ा फ्रॉड कहें आप, साजिश कहें। जो आम लोग जो शेयर मार्केट में नहीं करते वो शायद नहीं समझ पाए, लेकिन जो शेयर मार्केट से जुड़े वो लोग समझेंगे। मैं आपको थोड़ा बैक ले चला, पिछले साल आपको चलना होगा। पिछले साल लोकसभा में स्वयं प्रधानमंत्री ने भाषण के दौरान कहा था कि आप लोग शेयर मार्केट में पीएसयू की तरफ देख सकते हैं। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसे सरकार चलाती है, वो देख सकते हैं का मतलब इशारा था कि आप उसका शेयर खरीद सकते हैं। सवाल तो इस बात का कि पीएसयू में कोई प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, और कुछ ज्यादा डिविडेंड भी नहीं है, कोई बहुत अच्छा कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट कर भी नहीं रही थी। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के इशारे के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने पीएसयू के शेयर खरीदे। आपको यकीन नहीं होगा कि पीएसयू के दाम 10 गुना बढ़ गए, 10 टाइम्स बढ़ गए। ये तो हुई 1 साल पहले की बात। लोकसभा में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई शेयर करने का रेफरेंस नहीं डाला है, भारत में पहली बार मोदी ने किया था। अब आइए इस साल, 2-3 बातें बहुत गौर कीजिएगा। इस साल जैसे ही इलेक्शन का माहौल बना, शेयर मार्केट डाउनवर्ड मोड में आ गया, लेकिन डाउनवर्ड मोड में आना मोदी सरकार के लिए घातक था।
तो वो चाहते थे कि मार्केट अप और अप जाए। हम्म, तो एक प्लान, एक साजिश की गई। क्या साजिश, समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर है हम्म, निर्मला सीतारमण, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं नहीं, शेयर मार्केट नहीं टूटेगा, प्रॉफिट शेयर नहीं मिलेगा, आप लोग शेयर आराम से ले सकते हैं। लोगों ने थोड़ा बहुत हम्म, खरीदा, लेकिन ज़्यादा लोग इंटरेक्ट नहीं हुए। लोग एनालिसिस कर रहे थे कि कोई ये कंपनी है, जिस कंपनी के बारे में कहा जा रहा है, पीएसयू के बारे में, सामने अगले 2 साल 3 साल तक डिविडेंड देती हुई नजर नहीं आ रही है, प्रॉफिट मेकिंग करने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। तो लोग थोड़ा बहुत लिया, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं, उधर नहीं गए। तब देखा कि बात नहीं बनी, तो अमित शाह आगे आए, गृह मंत्री। उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट जारी किया। तो गृह मंत्री का स्टेटमेंट आने के बाद फिर थोड़े लोगों ने खरीदा, लेकिन जो उम्मीद थी, जो जो होना चाहिए था, जितना उन बीजेपी को उम्मीद थी, लोग नहीं आए। तब अंत में प्रधानमंत्री स्वयं आगे आए। उन्होंने कहा कि शेयर मिलेगा नहीं, इसके बाद चुनाव परिणाम के बाद मिलेगा नहीं, और ऐसा हुआ। तब देखिए, अनएक्सपेक्टेड से रिकॉर्ड हाइट चला गया, 76,000 से भी ऊपर, कभी हुआ ही नहीं। लेकिन इसमें देखिए साजिश एक और क्या है, आपने देखा कि अंतिम चरण 1 जून को खत्म हो गया। 1 जून को खत्म होना, उस दिन शनिवार था, शेयर मार्केट बंद रहता है। आमतौर पर पिछला सब लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, अगले दिन या उसके वेरी नेक्स्ट डे मतगणना हो जाती है। रविवार ने तो सोमवार को मतगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन सोमवार को मतगणना का दिन क्यों नहीं रखा गया? कोई शिव जी की पूजा करनी नहीं थी, कोई रुद्राभिषेक तो करना नहीं था, किसी को घूमना तो था नहीं, तो सोमवार को क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसका रीजन यही है कि उस दिन एग्जिट पोल को लाया जाएगा। एग्जिट पोल को एक तरफा दिखाया जाएगा। एग्जिट पोल को जो एक तरफा दिखाने का जो मैनिपुलेटेड काम था, उसके दो पर्पस थे। एक तो है कि एग्जिट पोल के द्वारा दबाव बनाने की उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कि हम ही सत्ता में आ रहे हैं तो हमारी बात सुनो। दूसरा जो इसके पीछे का जो दूसरा जो प्रमुख कारण था कि एग्जिट पोल आने से हाइप बनती है कि लोग चाहते हैं कि स्टेबल सरकार आ रही है तो मार्केट अप जाएगा, तो आप शेयर मार्केट की तरफ जाइए। मोदी जी ने 2 दिन पहले कह ही दिया था कि 4 के बाद शेयर मिलेगा नहीं, जिसको लेना ले लीजिए। तो सोमवार को जब शेयर मार्केट खुले तो वो अपने टॉप हाइक पे जाए, लोग अपना पैसा खाली कर लें। इसीलिए उस दिन रिजल्ट काउंटिंग नहीं कराया गया। दिन भर शेयर मार्केट 76,000 के ऊपर चला गया, और मार्केट ने क्या, आम लोगों ने जमकर, जो सामान्य लोग जो बड़ी मुश्किल से पैसा बचाते हैं, मोदी जी की बात पे और ये सर्वे एग्जिट पोल देख के उन्होंने आम लोगों ने लाखों करोड़ रुपए लगाए। और मोदी जी के जो दोस्त लोग हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उन्होंने अच्छी तरह इन लोगों को वो शेयर चेप दिए, जिसको डिविडेंड भी नहीं देने वाला था, लेकिन सिर्फ मोदी पे विश्वास करके, और वही लोगों ने खरीदे और जमकर खरीदे। आप सोच सकते हैं कि 2 दिन के अंदर मार्केट 4,000 5,000 BSE सेंसेक्स आगे चला गया था, और लाखों करोड़ का लोगों ने पैसा लगा दिया। और क्या हुआ कि जिससे लोग फंस गए, खरीद लिया, और जिनका पैसा खाली करना था, उन मोदी जी के दोस्तों को सबने पैसे खाली कर लिए अपने, और अगले दिन जैसे रिजल्ट आया, शेयर मार्केट रिकॉर्ड नीचे गिर गया। जो आम लोग हैं उनको लाखों करोड़ रुपया फंस गया। कोई कितना घर बर्बाद हो गया। कॉर्पोरेट ने पैसा खाली कर दिया, सबको पैसे ले लिए, मिल गए, सब खुशियां मना रहे हैं। लेकिन आम गरीब लोग, जो सामान्य मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सैलरी लेने वाले लोग हैं, उनका सारा पैसा जाके शेयर में फंस गया। जो शेयर उन्होंने 2,000 में खरीदा, आज 1,200 का भाटा पूंजी टूट गई। कितने घर बर्बाद हो गए, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ये एक बीजेपी की, मोदी सरकार की खासकर एक साजिश, बड़ी साजिश थी, जो आज खुल गई। लेकिन इसके खुलते खुलते हजारों लाखों लोग बर्बाद हो गए। मान लीजिए इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो सरकार में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? ये तो एक सीधा छोटा सा जवाब है कि वंदे भारत को मोदी हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाएगा। यही जवाब मेरा समझिए इसमें।
अगर बात करें राम मंदिर की, जब राम मंदिर बना तो भाजपा ने उसी के दम पर 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अयोध्या के लोगों ने ही इस नारे को खारिज करते हुए अयोध्या में ही बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर, इस पे मैं दो बात आपको बताऊंगा। राम के नाम पे जय श्री राम नारे लग के राम को लोगों ने एक शब्द को ना, राम का शब्द को आतंक बना दिया। जबकि आप अपने भारत की परंपरा में जाइए तो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एकदम सोशल हार्मनी के प्रतीक है। अब जब भी किसी से लोग मिलते हैं जय राम जी की बोलते हैं, सुना होगा ना आपने, और उसका जवाब क्या मिलता, राम जी की जय। तो ये सोशल हार्मनी मिलने का प्रतीक है। लेकिन आजकल राम जी के नाम पे लोगों ने विभाजन की राजनीति शुरू कर दी थी। मोदी जी, देखिए आप गौर कीजिएगा, मोदी जी राम को अयोध्या में लेके आए, जैसे मोदी जी का कहना है 500 साल बाद लेके आए, लेकिन राम को ये भाया नहीं उनको राजनीति मोदी की। उन्होंने अयोध्या में मोदी जी की पार्टी को हरा दिया 55,000 वोट से। लालू सिंह हार गए समाजवादी पार्टी के आउट से। दूसरी अजय कौन से स्टेट में लेके आए, यूपी में लेके आए। तो यूपी में भी मोदी जी को भगवान राम ने तगड़ा झटका दिया। जहाँ 70 सीटें 60 सीटें की बात हो रही थी, वहाँ मात्र 35 पे लाके गिरा दिया, आधी से भी कम। ये बड़ा झटका हो गया। पूरे देश में भी मोदी को ऐसी जगह पे लाके रोक दिया कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करे, और ऐसे लोगों को भगवान राम ने किंग मेकर बना दिया जो समाजवादी नेता है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, जो सामाजिक सोशल हार्मनी में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को किंग मेकर बना दिया। मोदी चाहे भी तो समाज के विभाजन की बातें नहीं कर सकते हैं। ये है राम की देन। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अब मोदी जी खुद देख लीजिए, कल का स्पीच में बोलूँगा, सुनाइए हमारी टीम कंट्रोल को। उन्होंने कल जब पहली बार जीतने के बाद उन्होंने संभावना जब संबोधित किया बीजेपी के लोगों को, तो वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की जय का नारा लगाया। आप खुद सुनिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखा आपने, तब मोदी जी ने खुद ही राम का नाम छोड़ दिया, समझ गए कि राम उनकी उल्टी सीधी राजनीति में नहीं आने वाले। अब उन्होंने जगन्नाथ भगवान का साथ पकड़ा है, लेकिन जगन्नाथ भगवान भी वही करेंगे जो भगवान राम ने किया। एक खबरें उड़ रही हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर कि उन्हें इंडिया गठबंधन द्वारा ऑफर दिया जा रहा है। मान लीजिए अगर वो दोनों ऑफर को अपना लेते हैं तो आगे की जो सरकार होगी वो कैसी होगी? अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे आपके हिसाब से? देखिए, वैसे तो इंडिया गठबंधन की बैठक आज है शाम को, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन इसमें प्रोसीड करेगा, क्योंकि अगर वो बनाता है सबका साथ लेके तो कमजोर सरकार होगी। फिर भी आपने सवाल पूछा कि अगर इंडिया गठबंधन की ओर से अगर कोई तुर्क का पत्ता होगा तो वो निश्चित रूप से एक ही नाम होगा, खड़गे साहब का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो दलित नेता हैं और अच्छा बोलते हैं और सबको मंजूर भी है। कोई अगर ये सोचता कि राहुल गांधी अपने आप को प्रपोज करेगा, वो कभी नहीं। राहुल गांधी को पूरे 5 साल में हम लोगों ने वॉच किया, कभी भी वो ऐसा लगा नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो खड़गे दलित के नाम पे हो सकता है, बीजेपी के लोग भी, बाकी घटक भी दलित प्रधानमंत्री के नाम पे कई पार्टियां हो सकता है उनके साथ है, ऐसा लगता है। लेकिन कि क्या होगा नहीं होगा, संभावनाएं सारी खुली है, देखना पड़ेगा और कि क्या होता है। लेकिन ये तय मानिए अगले 1 से 2 दिन में भारत की राजनीति में बड़े चेंजेस, बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम को देख के आपके मन में जो ढेरों सारे सवाल होंगे, कुछ सवालों का जवाब तो जरूर मिल गया होगा। इसी तरीके से अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें। हमारा कार्यक्रम वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स देखना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। हम ललित जी को भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए, और हमारे दर्शकों के मन में जो ढेर सारे सवाल चल रहे थे उनका निदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद एवरीबॉडी, सब लोगों को फिर शुक्रिया, मोना आपका भी। नमस्कार।